बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे इसमें बीपीएससी प्री 3.0 के साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स। इसमें मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगी, 6 to 8 वाले भी और 9-10 वाले भी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज टू थिन कन्वर्जेंट लेंसेज ऑफ पावर 5 diopter and 4 diopter are placed coaxially 10 cm apart. The focal length of their combination would be। दो थिन कन्वर्जेंट लेंस हमारे पास क्या है, दो पतले पतले कन्वर्जेंट लेंस हमने रखे हुए हैं, जिनकी पावर क्या है, इसकी है 5 डायोप्टर और इसकी पावर है 4 डायोप्टर। आर प्लेस्ड कोएक्सियली 10 सेंटीमीटर अपार्ट। और इनको कैसा रखा हुआ है, कोएक्सियली रखा हुआ है। और कितनी दूरी पे, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे, द फोकल लेंथ ऑफ देयर कॉम्बिनेशन वुड बी। इन दोनों की फोकल लेंथ क्या होगी। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पावर 1 के दे रखा है 5 डायोप्टर, पावर 2 के दे रखा है 4 डायोप्टर। ठीक है, दोनों लेंस की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर इक्वल्स टू 1/f। और f हमारा किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए जब हम पावर निकाल रहे हैं। और अगर f हमारा सेंटीमीटर में है, जैसे कि डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, तो फिर हम क्या करेंगे, 100/f इंटू सेंटीमीटर। तो पावर 1 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे, पावर 1 इक्वल्स टू 100/f1। f1, अब इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। f1 क्या हो गया हमारा, 100/p1। p1 की वैल्यू क्या थी हमारी 5, तो 100/5 कितना आ गया, f1 हमारा 20 सेंटीमीटर। अब f2 के लिए भी सेम फॉर्मूला है, 100/p2। 100/p2 क्या था 4, तो 100/4 कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमारे पास f1 की भी वैल्यू आ गई और f2 की भी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारा जो वो है फॉर्मूला है वो क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस df1 मल्टीप्लाई बाय f2। ये हमारा फॉर्मूला है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लर्न कर लेना अच्छे से, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे हमारे। तो हमें क्या निकालना है, इसमें f की पावर निकालनी है। 1/f इक्वल्स टू f1 की वैल्यू क्या थी 20, तो 1/20 प्लस f2 की वैल्यू 25, 1/25 माइनस d की वैल्यू क्या थी हमारे पास यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय f1 इंटू f2 मतलब 20 इंटू 25। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1/f इक्वल्स टू, जब हम इसका एलसीएम लेंगे 20 इंटू 25 और इसको सॉल्व करेंगे 25 प्लस 20 माइनस 10। 1/f इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे 35/20 इंटू 25। और फिर 1/f है, क्योंकि इसको जब प्रपोर्शनल कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो f इक्वल्स टू ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये नीचे आ जाएगी और नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी। तो इसलिए 20 इंटू 25/35। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 100/7 सेंटीमीटर, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या था, 100/f इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो पावर निकालने के लिए 100/f सेंटीमीटर में कितना आया है, 100 हमने ये ले लिया, सेंटीमीटर में f कितना आया है, 100/7। ये 100 से 100 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ गया, 7 डायोप्टर। 7 इसकी पावर होगी। क्लियर है। Now next question is, an ideal transformer is used on 220 volt line to deliver 2 angstrom at 110 volt. The current flowing in the primary of the transformer is। 220 वोल्ट लाइन पर एक आदर्श ट्रांसफार्मर का उपयोग 111 वोल्ट पर 2 एंगस्ट्रॉम धारा देने के लिए किया जाता है। इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा है। अब इसमें क्या निकालना है, एक हमारे पास आइडियल ट्रांसफार्मर है। जब आइडियल ट्रांसफार्मर होता है तो आइडियल ट्रांसफार्मर का हमारे पास फॉर्मूला होता है NP अपॉन NS इक्वल्स टू EP अपॉन ES इक्वल्स टू IS अपॉन IP, जहाँ पे NP क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंड्स, NS क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंड्स, EP क्या है, वोल्टेज इन प्राइमरी, ES वोल्टेज इन सेकेंडरी,
IP करंट इन प्राइमरी और IS करंट इन सेकेंडरी। जो हमारा वोल्टेज होता है ये वोल्ट में होता है और जो करंट होता है ये एंगस्ट्रॉम में होता है, ठीक है। अब हमें EP कितना गिवन है 220, ES 110, IS कितना गिवन है 2 एंगस्ट्रॉम। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ से पुट कर सकते हैं, ये वाला यहाँ से फॉर्मूला पुट कर लेंगे, IP अपॉन EP अपॉन ES इक्वल्स टू IS अपॉन IP, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने पुट कर लिया। तो EP कितना है 220 अपॉन ES कितना है 110 इक्वल्स टू IS कितना है 2 अपॉन IP हमें निकालना है। जब हम IP सॉल्व करेंगे तो IP की वैल्यू आ जाएगी 1 एंगस्ट्रॉम। सो आंसर इज सेकेंड इन दिस केस। आंसर क्या हो गया सेकेंड 1 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The radius of curvature of a path of charged particle in a uniform magnetic field is directly proportional to। जो radius of curvature है चार्ज पार्टिकल की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोमेंटम के। किसके प्रोपोर्शनल है, आवेशित कण के संवेग के। एक शांत चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या अनुक्रमानुपाती है। किसके अनुक्रमानुपाती है, किसके प्रोपोर्शनल है, मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल, आवेशित कण के संवेग के। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Imagine a light planet is revolving around a star in circular orbit of radius r with a period of revolution t. If the gravitational force of attraction between the two is proportional to r raised to the power minus 5/2, then मानो कि एक हल्का ग्रह एक तारे के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में t परिक्रमण काल से विचरण कर रहा है। यदि इन दोनों के बीच में गुरुत्वीय आकर्षण बल r माइनस 5/2 के समानुपाती है तब क्या होगा। रिलेशन फाइंड आउट करते हैं इसका। सबसे पहले हमें क्या पता है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, r रेज़ टू द पावर माइनस 5/2। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, r माइनस 5/2 के। अगर हम इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं, इक्वल करें, तो ये जो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। अगर हम इसकी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो F ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इक्वल्स टू 1/r रेज़ टू द पावर 5/2। अब ड्यू टू सर्कुलर मोशन प्लैनेट हैज सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि हमसे क्या कह रहा था क्वेश्चन में, प्लैनेट का क्या है, सर्कुलर मोशन है, वो ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो उसमें कैसी फोर्स होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगी तो इसका फॉर्मूला क्या है, mv² अपॉन r, ठीक है। तो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू क्या है, 1/r की पावर 5/2। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल इक्वल है। तो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल 1/r 5/2 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 1 हटाऊँ तो ये पावर किस में चली जाएगी, माइनस में। तो FC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेज़ टू द पावर माइनस 5/2। नेक्स्ट देखते हैं। अब FC की क्या वैल्यू आ गई हमारी, r माइनस 5/2। अब FC क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mr ओमेगा स्क्वायर। mr ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो गया, r माइनस 5/2। अब ओमेगा स्क्वायर की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालना चाहूँ तो ओमेगा स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि m क्या है, कांस्टेंट। अगर मैं कांस्टेंट को हटाती हूँ तो किसका साइन लग जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का। ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू r माइनस 5/2 यहाँ पहले से ही गिवन है, ये r यहाँ पे डिवाइड में चला गया और m हटा के हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा दिया। ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो ध्यान से, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स, अब प्रोपोर्शनल किसके हो गया, r माइनस 5/2 के। अगर ये वाला r भी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, r माइनस 1। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। और जब हम इसको प्लस करेंगे
तो ये जो ओमेगा स्क्वायर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर माइनस 7/2। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? टेम्परेचर स्क्वायर। टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या है? अगर हमें टेम्परेचर निकालना है 2 पाई अपॉन ओमेगा, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों साइड्स में तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई का होल स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको खोलूँ तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन ओमेगा की वैल्यू क्या थी यहाँ पे हमारी? आर माइनस 7/2। ओमेगा स्क्वायर है ना यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? आर माइनस 7/2, मैंने यहाँ रख दिया। और अगर मैं इसको हटाऊँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रोपोर्शनल का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में है तो ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर 7/2। समझ आया? तो हमारा क्या रिलेशन निकला इसमें? टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर 7/2। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन? समझ आ रहे हैं? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज when a proton injected in magnetic field moves perpendicular to the line of force it follows। चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह डैश अनुसरण करता है। जब प्रोटॉन हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में डाल रहे हैं, ठीक है, और वो मूव कर रहा है, उसकी लाइंस के जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं उनके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? सर्कुलर पाथ। कौन सा पाथ फॉलो करेगा? सर्कुलर पाथ, वृत्तीय पथ का। क्लियर हो गया? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी क्या होती है? किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता डैश पर निर्भर करती है। क्या होती है रेजिस्टिविटी? वो पावर जो क्या कर रही है? इलेक्ट्रिक करंट को अपोज कर रही है, रोक रही है, उस पावर को, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। और ये जो रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है? नेचर पे किसी मटेरियल की, या फिर टेम्परेचर पे, उसका नेचर कैसा है, या फिर उसके टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे लेंथ पे करती है? नहीं, लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, लंबाई पे नहीं करती है। एरिया पे करती है? क्षेत्रफल पे करती है? नहीं। किस पे करती है? टेम्परेचर पे और नेचर पे। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, टेम्परेचर, ताप। क्लियर है? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो। बीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए मैं आगे और भी वीडियोस डालूंगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स डालूंगी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने एक वीडियो और बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the area under velocity time graph for a particle in a given interval of time represents। किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के वेग समय आलेख के अंतर्गत क्षेत्रफल डैश का प्रतिनिधित्व करता है। ये क्या है? हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन रहा है किसी पार्टिकल के लिए, ये हमारा क्या शो करता है? ये चीज़ हमारी क्या शो कर रही है? डिस्प्लेसमेंट। क्या शो कर रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। समझ में आया? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया मैंने, अगर ये मैं डैश डैश करके बनाऊँ, यहाँ से अगर मेज़र करना चाहूँ कि ये चीज़ क्या बता रही है हमें, तो ये बता रही है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। Now the next question is the least resistance obtained by using 2 angstrom, 4 angstrom, 1 angstrom and 100 angstrom is। 2 angstrom, सॉरी एंगस्ट्रॉम कह रही हूँ मैं, 2 ओमेगा, 4 ओमेगा, 1 ओमेगा और 100 ओमेगा का उपयोग करके प्राप्त न्यूनतम प्रतिरोध डैश है। अगर हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, लीस्ट रेजिस्टेंस, सबसे कम रेजिस्टेंस, तो हमारे रेजिस्टेंस सारे के सारे रेजिस्टर्स किस में जुड़े होने चाहिए? पैरेलल में। और अगर हमें पैरेलल में रेजिस्टर्स निकालने हैं तो हमारा जो फॉर्मूला होता है 1/RP इक्वल्स टू क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं हम। R1 क्या हो गया हमारा? 2 ओमेगा, R2 4, R3 1, R4 100, और 1/R टोटल निकालना है तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/1 प्लस 1/100।
अगर मैं इस सबका एलसीएम ले लूँ तो कितने आ जाएगा 100, और मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 25, ये 50, ये 100, ये 1। अब पूरा सॉल्व करके क्या आएगा 171/100, और 1/r टोटल कितना आ जाएगा फिर हमारा। आर टोटल कितना आएगा, 1 तो यहाँ से हट जाएगा ना, 1 को हटाओ क्योंकि हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया 100/171। अगर इसको सॉल्व करें तो इसकी अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.58। इसका मतलब 1 से भी कम आ रही है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया, क्योंकि हमसे लीस्ट रेजिस्टेंस पूछा था, न्यूनतम प्रतिरोध पूछा था, इसलिए हमें रेजिस्टेंस से कम रेजिस्टेंस किसमें पता चलता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसलिए हमने यहाँ पे पैरेलल का फॉर्मूला पुट करा है। समझ में आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज पॉजिटिव। परमाणु का नाभिक डैश धनावेशित होता है। पॉजिटिव क्यों होता है, जो एक ये हमारा न्यूक्लियस एटम है, एटम का ये अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन तो पूरे में घूमते रहते हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन्स हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक मिनट देखो दोबारा से सुनो। ये हमारा एटम है, एटम में जो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये तो पूरे में घूमते रहते हैं। एक इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे होंगे, नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब हमसे क्या कह रहा है, ये पॉजिटिव क्यों होता है, तो पॉजिटिव किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन्स की वजह से। पॉजिटिव किसकी वजह से होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स की वजह से नहीं होगा, किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन्स की वजह से। क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज। इनमें से कौन सा वोल्टेज को दिखाता है। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। और चार्ज अगर मैं निकालूं तो चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम। तो ये किस में है, ये है हमारा आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में। तो आंसर क्या हो गया हमारा, वर्क डन अपॉन करंट इनटू टाइम, किया गया कार्य अपॉन में धारा इनटू समय। समझ में आ गया। और इसकी वोल्टेज की यूनिट क्या होती है हमारी, वोल्ट। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बीपीएससी के वीडियो नहीं देखी हो तो एक बार उसको देखो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।